नमस्ते, राम राम, दुआ सलाम, बंदे का नाम कुलदीप और आप सुन रहे हैं इस वक्त मेरे साथ एक खास शो जिसका नाम है एक कदम बदलाव की ओर। और बदलाव इंसान की जिंदगी में तभी आता है जब वो बदलाव लाने की शुरुआत करता है। गुंजन झाझरिया जी जो झुंझुनू से है और एक कमाल का इंस्टीट्यूट वो सोसाइटी में ला रही हैं जिससे वो बच्चों को और पेरेंट्स को ये बता रही हैं कि किस तरीके से बच्चों की ग्रोथ होनी चाहिए, पेरेंटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए। बहुत सारे आयामों पे वो काम कर रही हैं। गुंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। मैं आपका रेडियो का आभार व्यक्त करती हूँ कि इस तरीके का कार्यक्रम आपने शुरू किया है और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया है। जी, बहुत ही कमाल। मैं पहला सवाल आपसे ये करना चाहूंगा जी। एक बच्चा जब वो फाउंडेशन ईयर्स में होता है, उसका शुरुआती दौर होता है, तब उसका विकास यानी उसकी ग्रोथ जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बेटा भी ये कहता है कि बच्चा 6 साल की उम्र से पहले बहुत रैपिडली, बहुत फास्ट तरीके से चीजों को अडेप्ट करता है और सीखता भी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि शुरुआती दौर की शिक्षा में मतलब बच्चे का उसका जो विकास है उसमें क्या रोल प्ले करती है? देखिए, शुरुआती दौर की शिक्षा जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, अगर हम कई बार बोलते हैं कि नींव है या पौधे की जड़ें हैं, तो वो सबसे अहम रोल होता है शिक्षा या दीक्षा जिसे हम बोलते हैं, जो हम घर से शुरू करते हैं स्कूल जाने से पहले। तो उस शिक्षा दीक्षा का जो असर है वो लाइफ टाइम रहता है। हालांकि एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस प्रूनिंग, जिसमें जब तक आप रिकॉल नहीं करते हैं बहुत टाइम तक किसी एक इंसिडेंट को या किसी एक चीज को, तो आपका दिमाग अपने आप उसको रिमूव करता रहता है। एक ये प्रूनिंग सिस्टम होता है। तो लेकिन प्रूनिंग सिस्टम ये बहुत सारा एक शोध चल रहा है कि जेनेटिक्स जो है वो भी आपके एक्सपीरियंसेस पे हावी नहीं हो सकते हैं। अब इस बात का मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि एक्सपीरियंस, रियल टाइम जो एक्सपीरियंस आप करते हैं और आपके जो जेनेटिक्स के एक्सपीरियंसेस जो आपके अंदर आए हैं, उनके ऊपर भी आपके रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस का असर हो सकता है। अब मैं इस बात को थोड़ा सा डिटेल में आपको ये समझाती हूँ कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है 2 साल का या 3 साल का, और आप उसके अभिभावक हैं। अब हम ये कहते हैं कि 7 पीढ़ियों का असर आता है, तो मान लीजिए कि वो पीढ़ियां ऐसी हैं जो किसी भी चीज को एंशियसली रिएक्ट करती हैं या बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। तो आप यही, जब वो बच्चा पहली बार या दूसरी बार जब वो जेनेटिकली वो चीजें हावी हुई होंगी या फिर ऐसा रिएक्शन उसका आया होगा, तो आप लोग बीइंग अ पेरेंट हम ये सोच लेते हैं कि बिकॉज मम्मी ऐसी हैं या पापा ऐसे हैं तो बच्चा गुस्सा कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये चीज बता सकती हूँ कि वो जो गुस्सा है वो आप उसको मोल्ड कर सकते हैं। अभी भी भले ही वो जेनेटिकली एक्सपीरियंसेस के थ्रू आया है, लेकिन रियल टाइम एक्सपीरियंसेस उस पे हावी हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसर्च जो मैंने करंट पढ़ी, और मेरे को लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फाउंडेशन ईयर्स में बच्चे की क्लियर होना बहुत जरूरी है। पहले के टाइम में और आज के टाइम में सिर्फ इतना फर्क है कि पहले के टाइम में बच्चा जो है, जो हम आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया मोंटेसरी का, आपने सुना होगा। तो मोंटेसरी में सबसे ज्यादा इसी चीज पे ध्यान दिया जाता है कि बच्चा एनवायरनमेंट से सीखे, उसको फ्री प्ले करने दो। फ्री प्ले का मतलब उसको जो भी चीज के साथ वो जैसे भी खेल रहा है। अब आप ये बोलिए कि आप हमारे कोई बच्चा है घर में और हम उसको बॉल देते हैं लाके, तो हम उसको बोलते हैं बेटा थ्रो करो, लेकिन हमें उसे बताना नहीं है कि उस बॉल से उसको कैसे खेलना है। दिस इज व्हाट वी कॉल अ फ्री प्ले। कि हो सकता है कि वो बॉल को पानी में डाले, उसको तैरा के देखे कि अच्छा ये लाइट वेट है, तो ये ऊपर से, मतलब खुद के एक्सपीरियंसेस से उसको, क्योंकि ये जो उम्र होती है इसमें सिनेप्सिस जो होते हैं वो बहुत हाई लेवल पे होते हैं। सिनेप्सिस होते हैं कि जो केमिकल सिग्नल्स जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं ब्रेन में, तो वो बहुत ज्यादा होते हैं इस 3 साल की उम्र तक। तो उसके बाद में वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो ये एक साइंटिफिक बात है कि आप अगर 0 से लेके 6 साल तक की मैक्सिमम एज में मानती हूँ, उसमें आप बच्चे को
जिस तरीके से बिहेवियर पैटर्न्स देंगे, वो लाइफ टाइम हर एक इंसिडेंस में आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाते हैं और वो हर एक इंसिडेंस में निकल कर आते हैं। तो मेरा मेजर है कि जो शुरुआती दौर की शिक्षा का सवाल था आपका, उसमें हमें देखिए लिटरेसी हम सिखाते हैं कि बच्चा पढ़ना लिखना सीखे। हम उसको मैथमेटिकल चीजें, गिनती है, काउंटिंग है, रीजनिंग्स हैं, ये सब चीजें सिखाते हैं। उसके साथ के साथ उस शिक्षा में एक बहुत अहम रोल होता है सामाजिक और भावनात्मक कौशल का, और वो हमें उसे सिखाना है थ्रू द साइंटिफिक मेथड्स कि वो साइंस क्या है। साइंस तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजों को आपके सामने ला के रखता है, तो वो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी हमारी लाइफ में। जैसे अब किसी ने बोला कि दुनिया गोल है, तो उस दिन बोलने के बाद तो दुनिया गोल नहीं हुई, पहले से ही गोल थी। तो हमारे सामने बहुत सारी ऐसी हमारे एनवायरनमेंट में चीजें हैं जो हमें ऑब्जर्व करनी है, जिनको यूज करना है। बच्चे का जो एक बोलते हैं कि सामाजिक प्राणी होता है मनुष्य, तो वो एक सामाजिकता जो हमने बिल्कुल खत्म कर दी है शिक्षा से, उसको हमें वापस से रिन्यू करना है। और वो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो हम मिस कर चुके हैं पिछले 15-20 साल में शिक्षा से। इसी का नतीजा है जो आज की जो युवा है, वो आप देखेंगे कि बड़े घर में समस्याएं रहती हैं कि हमारा बच्चा तो कोई घर पे आता है तो बात नहीं करना पसंद करता है, या हमसे ही बात नहीं करना पसंद करता है, या उसको डिप्रेशन हो गया है, या उसको एंजाइटी हो गई है, या वो सोशल नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि वो क्या बात करे जब वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाए या कोई सोशल इवेंट में जाए, तो उसे पता ही नहीं है कि उसे बात क्या करनी है। तो इस तरह की समस्याओं का सामना हमारे सभी अभिभावक कर रहे हैं, और उस वजह से मैं ये चाहती हूँ कि अब ये मैंने एक हैशटैग भी चलाया था कि अब नहीं तो कब। तो अब ये राइट जो है समय है कि हमें इस चीज के लिए इस एंगल पे ध्यान देने की जरूरत है। गवर्नमेंट भी बार बार हमें चेता रही है कि जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है, उसने भी एक हैप्पीनेस करिकुलम करके स्टार्ट किया स्कूल में बच्चों के लिए। तो गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की गाइडलाइंस में भी लेके आए हैं कि पहले हमारे यहाँ पे ये जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी की शिक्षा है, ये जरूरी नहीं थी, कंपलसरी नहीं थी। जो अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बोला है कि नहीं, बच्चे को ये शिक्षा भी जरूरी है। जो स्कूल में जाने से पहले प्री स्कूलिंग का प्रोसेस होता है, वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां जाके वो एक्टिविटीज करता है, सोशल होता है, फ्रेंड्स बनाता है। तो ये चीजें बहुत बच्चे के लिए जरूरी हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि भाई मैं घर पे गणित सिखा दूं, मैंने घर पे ही गिनती सिखा दी है, मैंने घर पे ही लिखना सिखा दिया, बच्चे को जाने की स्कूल में जरूरत ही क्या है, अभी तो इतना छोटा है। नहीं, उसको जाना है क्योंकि हम उसको इसलिए जाना है क्योंकि ये हमारी चॉइस थी कि हमने जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज कर ली हैं, और अब हमारे बच्चे का सोशल एक्सेस हमने खत्म कर दिया है। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि 2 साल की उम्र में हम उसे स्कूल भेजें सो दैट वो लोगों से मिले, पीयर ग्रुप बने, उसका फ्रेंड सर्कल बने, वो देखे कि सभी लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं और सब चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। बिल्कुल, बहुत ही आपने सही चीजें बताई हैं कि आपकी जिंदगी में एक पेरेंट जो है वो बहुत सारी चीजें अपने आप से ही सोचता है, लेकिन उसके पीछे कुछ रीजंस और साइंस जरूर होती है। गुंजन जी, एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, म्यूजिकल ब्रेक के उस पार लौटेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे गुंजन झाझरिया जी के साथ में, और बहुत सारे सवाल है मेरे जहन में जिनके बारे में भी इनसे जानकारी लेंगे। म्यूजिकल ब्रेक के उस पार आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं एक कदम बदलाव की ओर। मेरा नाम है कुलदीप और आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं गुंजन झाझरिया जी, जिनसे हम बात कर रहे हैं कि पेरेंटिंग किस तरीके की होनी चाहिए, बच्चों की शुरुआती दौर में किस तरीके से माँ बाप का अहम रोल होता है, उनके समाज का अहम रोल होता है। बहुत सारे सवाल है। गुंजन जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। और अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि कौन कौन से अहम मुद्दों को शुरुआती दौर की शिक्षा में शामिल करना मतलब बेहद तो इस सवाल का जवाब में मैं, जैसे कि मैंने पहले सवाल के जवाब में ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था कि हमें बच्चे को शुरुआती दौर की शिक्षा में सबसे पहले जो चीजें सिखानी है वो लाइफ स्किल सिखानी है। हमें उन्हें मैं हमेशा बोलती हूँ कि रसोई से शुरुआत करिए, बच्चे की रसोई से शुरुआत कीजिए। वही एक एक्सप्लोर, जो आप घर में जब बच्चे को एक्सप्लोर कराते हैं, तो रसोई जो घर जो हमारा है, किचन जो है, वो सबसे अच्छी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए बच्चे के लिए।
चाहिए। तो वहाँ पे आप उसे हिस्सा बनाइए कि किस तरीके से आप खाना बनाते हैं, क्या खाने का प्रोसेस होता है, क्या कहाँ से हम सब्जियाँ लाते हैं, हो सके तो, क्योंकि हमारे क्षेत्र में तो बहुत कॉमन है, हमें ये वरदान है कि भई आस-पास इतने खेत हैं, बहुत सारे अभिभावक हैं जो खेतों में ही रह रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है। इस चीज़ के लिए तो मेट्रो सिटीज़ के लोग जो हैं बच्चों को ट्रैवल कराने के लिए लेके जाते हैं कि फार्म दिखा सकें। वो उनको वो लग्ज़री ही नहीं है जो हमारे पास है। तो हमें उन चीज़ों का यूटिलाइज़ करना है प्रॉपर, कि उन्हें दिखाना है कि कैसे आप मतलब प्रॉपर लाइफ, कैसे हमारे चारों तरफ लाइफ है, एनिमल्स हैं, ट्रीज़ हैं, रसोई में क्या-क्या है। ये सब चीज़ें आप उन्हें सिखाइए घर पे। जब आप स्कूल में शुरुआती दौर की शिक्षा की बात करते हैं तो आप उन्हें डील करना सिखाइए, एंगर मैनेजमेंट कैसे करना है, किसी चीज़ को ना को स्वीकार कैसे करना है और हार क्या चीज़ होती है जीवन में। ये सब मुद्दों पे मुझे लगता है कि शिक्षा को केंद्रित रखना चाहिए। उसके बाद जो ये चीज़ें हैं, लिटरेसी है, लैंग्वेज है, मैथ्स है, ये सब चीज़ें भी साथ के साथ होनी चाहिए, लेकिन मेजर फोकस जो है वो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब हमारे यहाँ आजकल थोड़ा अंग्रेजी बोलना और किस तरीके की ग्रूमिंग है बच्चे की, किस तरीके के कपड़े पहन रहा है, उससे लगा लेते हैं। लेकिन पर्सनालिटी एक ओवरऑल एस्पेक्ट होता है कि क्या आपके इंटरनल थॉट प्रोसेस है, क्या आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस है। तो उन चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जी, मैं अपनी समाज सोसाइटी में जब ऑब्जर्व करता हूँ बहुत सारे पेरेंट्स को और समाज के लोगों को, तो जी। जनरली वो ये डिस्कशन में चीज़ लेकर आते हैं कि भई बच्चे के सामने आप हिंदी ही बोलिए, आप अंग्रेज़ी ही बोलिए, उसके सामने जी। अपनी रीजनल टंग का इस्तेमाल मत कीजिए, अपनी बोली को मत बोलिए। दरअसल जी। ये मैं इसको थोड़ा-सा डिफरेंट एस्पेक्ट में मानता हूँ। एक बच्चे के लिए उसकी मातृभाषा, उसकी आम बोली है, उसको सीखना, जी। बोलना वो बेहद ज़रूरी है। उससे जी। उसका मानसिक विकास काफ़ी स्तर पे बढ़ता है। तो इस बारे में आप क्या मानती हैं? क्या हमारे बच्चों को हमारी जो लोकल भाषा है वो अच्छे से आनी चाहिए? क्या ये मैंडेट है? बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल मैंडेट है कि अगर हम इस क्षेत्र से हैं, शेखावाटी से, तो बच्चे को मारवाड़ी बहुत अच्छे से बोलनी आनी चाहिए। देखिए, भाषा, लैंग्वेज हम सीख सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं। हम अगर जर्मनी जाएँगे तो हम जर्मन सीखेंगे, और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फ्रांस गए होंगे और फ्रांस जाने के बाद उन्होंने फ्रेंच बोलनी सीखी होगी, या फिर यूएस गए होंगे, उसके बाद उन्होंने प्रॉपर एक्सेंट के साथ अंग्रेजी बोलना सीखा होगा। हुँ। तो ये डिफिकल्ट नहीं है, हमारे मन में हवा है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि ये ग्लोबल लैंग्वेज है। अगर बच्चे को नहीं आई तो बच्चा जो है वो पीछे रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे धारणाएं हैं, पर ये तो रिसर्च भी प्रूव कर चुका है कि जब बच्चे को आप अपनी प्रॉपर जो आपकी भाषा, घर की बोलचाल की भाषा है, चाहे वो हिंदी है, चाहे मारवाड़ी है, उसमें चीज़ें सिखाते हैं तो बहुत जल्दी उसका ब्रेन जो है वो चीज़ें एक्सेप्ट करता है, एक्सट्रैक्ट करता है इंफॉर्मेशन, और उस चीज़ से उसका बहुत अच्छे से विकास होता है। तो जो ये अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, जिनके डायरेक्टर्स हैं, या आप किसी भी बड़े इंसान को ले लीजिए जो शिक्षा के जगत में काम कर रहा है, वो सभी इस चीज़ को मानते हैं कि भले ही हम अंग्रेजी में शिक्षा दे रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोल रखा है हमने, लेकिन शिक्षा मातृभाषा से जुड़ी हुई है। और ये शुरुआती दौर की शिक्षा में तो आपको मातृभाषा को जरूर शामिल करना चाहिए। कविताएं बुलवाइए बच्चों से, कहानियां सुनाइए बच्चों को अपनी मातृभाषा में, और वो ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हो जिससे उनकी पर्सनैलिटी का एलिमेंट इम्प्रूव हो सके। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने बताया कि एक बच्चे के जीवन में उसकी मातृभाषा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एक जी। म्यूजिकल ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, म्यूजिकल ब्रेक के उस पार लौटेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे गुंजन झाझरिया जी से। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कदम बदलाव की ओर, और मेरा नाम है कुलदीप, और मैं खास मेहमान जो हमारे आज हैं डॉक्टर गुंजन झाझरिया जी, उनसे बात कर रहा हूं। मैम, आपसे मेरा तीसरा सवाल है कि जैसा हम सब जानते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी समाज में पैर पसार चुका है। किशोर में दिन प्रतिदिन मतलब हम देखते हैं कि बेचैनी बच्चों में बढ़ रही है। आज छोटी-छोटी उम्र के बच्चे जो हैं उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनको शुगर प्रॉब्लम है। तो मतलब क्या ये उन कारणों की वजह से है जो शुरुआती दौर की शिक्षा दीक्षा से जुड़ी हुई है? बिल्कुल, देखिए, एक तो जुड़ी हुई बिल्कुल शुरुआती दौर की शिक्षा से जुड़ी हुई है। कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकते हैं कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है या जो भी है, लेकिन मेन जो मेजर
फैक्टर है वो शुरुआती दौर की जो शिक्षा या दीक्षा जो आप घर पे दे रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ है। इस चीज़ के बारे में मैं आपको ये कहूँगी कि जैसे हमने बच्चों को हार स्वीकार करना या हमने उसको डार्क साइड से, क्योंकि देखिए मैं बोलती हूँ कि सीकर झुंझुनू जो है ये कोई बहुत एरिया जो है यहाँ पे ज्यादातर किसान है हमारे क्षेत्र में, और किसान जो थे यहाँ पे जमीनें बहुत ज्यादा पानी वानी की दिक्कत थी पहले भी। और मैं स्पेसिफिकली झुंझुनू से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ के लोग सरकारी नौकरियों की तरफ भागे ही तब जब उनको लगा कि अब हम खेती में कुछ कर ही नहीं पाते हैं, तो हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम सरकारी नौकरियों में जाएं। तो और फिर जैसे ही सरकारी नौकरियों की तरफ वो शिफ्ट हुए, उनका थोड़ा पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई, उनका थोड़ा सेविंग्स होने लगे और इस तरीके से वो ये एरिया थोड़ा डेवलप हुआ। तो जब हम बात करते हैं कि ये किशोरावस्था में या छोटे बच्चों में प्रॉब्लम्स की, बेचैनियों की, वो इसीलिए क्योंकि हमने उनको डार्क साइड नहीं दिखाए, हमने मजबूरियां देखी तो हम अपने बच्चे को नहीं दिखा सकते। और हमने उन्हें दिखाए सिर्फ लाइटर साइड की, अच्छा स्कूल हो, अच्छी रैंक हो, हाँ आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप बहुत अच्छे हो। अब एक बात बताइए आप कि जो बच्चा शुरू से फर्स्ट आ रहा है, अगर वो 5th आ जाए बाय चांस किसी एग्जाम में, तो आप ये सोचिए वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। भले ही पेरेंट्स ने कुछ नहीं कहा है, भले ही, लेकिन देखिए मैं बताती हूँ, पेरेंट्स कितने भी पॉजिटिव हो, आप उस डार्क साइड से बचा नहीं सकते हैं बच्चे को। भले ही बच्चे ने IIT टॉप कर लिया है, लेकिन किसी ना किसी पहलू में बच्चे को फेलियर देखना ही पड़ता है जीवन में, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो। तो आप अपने बच्चे को 6 साल 7 साल तक ऐसे तैयार कीजिए। भले ही आप उनको ये बताइए, अपने फेलियर्स के बारे में बताइए कि आज मैं ऑफिस में था और आज मेरे साथ ये हुआ और मुझे मेरे बॉस ने डांट लगा दी। अब आप उसे दिखाइए कि आपने उससे कैसे कोप अप किया। हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस भी उसे आगे जाके काम आ जाए कि क्या ही उखड़ जाएगा अगर नई एग्जाम में सिलेक्शन होगा या फिर ब्रेकअप हो गया हो, तो क्या ही उखड़ जाएगा अगर नई लड़की मिली या लड़का मिला। तो इस तरीके की बातें, इस तरीके की चीजें आपको डायरेक्टली भी करने की जरूरत नहीं है। आप थ्रू द एग्जाम्पल उनके साथ डिस्कस करिए, उनको बताइए कि जीवन जो है वो अच्छाई और बुराई, हार और जीत दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, हमें इन दोनों को एक साथ लेकर चलना होता है। बिल्कुल मैम, आप बहुत सही चीज कह रही हैं, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि समाज सोसाइटी में जो अच्छी चीजें हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बताया गया। लेकिन जब हम स्कूल में हम लोग भी पढ़ रहे थे, तब भी हमने हमारे एजुकेशन के जो करिकुलम्स हैं उनमें देखा कि किसी तरीके का कोई ऐसा चैप्टर्स या शिक्षा नहीं थी जिनमें हमें फेलियर्स के बारे में बताया जाए, या फिर हमें इसके बारे में बताया जाए कि जब हम बड़े होंगे और हमारी फैमिलीज ग्रो होंगी या जब चीजें आगे आएंगी तो कैसे हमें उनको फेस करना है, कैसे उन मुसीबतों का सामना करना है। तो कहीं ना कहीं के करिकुलम में ये पार्ट मिसिंग रहा, जिसकी वजह से आज शायद इसको हम पेरेंट्स की गलती भी नहीं मानेंगे, उनके पास में भी कुछ इतना एक्स्ट्रा टाइम या फिर एनर्जीज नहीं बच। देखिए कुलदीप, मैं एक चीज आपको बोलूंगी कि ये जो हमारी शिक्षा थी उसमें इतना फर्क था कि हमें खुले में खेलने का, हमारे खेल अलग थे और हमारे एक्सपीरियंसेस अलग थे आज की जनरेशन के हिसाब से। क्योंकि जब हम टीम में खेल रहे होते थे तो हम हारते थे, गिरते थे, घुटने भी छिलते थे हमारे। तो वो जो हार, वो जो डार्कर साइड है, वो कहीं ना कहीं छोटे लेवल पर हमें इंट्रोड्यूस हुई थी बचपन में, लेकिन वो बिल्कुल ही मिसिंग है। आजकल आप कहाँ देखते हैं गार्डन में बच्चों को या घर के बाहर टीम्स में खेलते हुए, भागते हुए। तो वो हमें उन्हें देनी ही पड़ेगी, वो हमें किसी भी तरीके से देनी पड़े, लेकिन वो हमें उन्हें देनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो है फेलियर के बारे में भी एजुकेट करना उनको बेहद जरूरी है। कमाल, आपने बहुत ही अच्छे समय में इसको बताया। म्यूजिकल ब्रेक के लिए हम लोग रुकते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। गुंजन झाझरिया जी से हम बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कदम बदलाव की ओर। गुंजन झाझरिया जी हमारे साथ है और बच्चों की शुरुआती शिक्षा और उनके पेरेंटिंग के बारे में हम आज विशेषतः बात कर रहे हैं शो में। मैम, मेरा अगला सवाल आपको ये है कि घर पे जो माहौल है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक बच्चे के लिए। तो एक बच्चे का चहुमुखी विकास, जिसको हम बोलते हैं कि ओवरऑल उसका जो डेवलपमेंट है, वो उसमें उस बच्चे को किस तरीके का माहौल मिलना चाहिए घर पे, उसके बारे में देखिए, बच्चे को जो माहौल मिलना चाहिए, मैं या आप या हर इंसान ये मानता होगा कि जॉइंट फैमिलीज का माहौल बहुत अच्छा होता था। जब बच्चे सबके साथ पलते थे, 5 पर्सनैलिटीज को बच्चा देख के बड़ा हो रहा है, किसी में कोई कमी भी है, किसी में कोई अच्छा
अच्छाई भी है, तो वो इवैल्यूएशन करने की कैपेसिटी उसके अंदर आ रही है कि मुझे ये ऐसे करना है, या मेरे पास ऑप्शन है एक ही चीज को 3 तरीके से रिएक्ट करने के। मतलब मेरी मम्मी ने अलग तरीके से रिएक्ट किया, मेरे फादर ने अलग किया, फिर मेरे दादा ने अलग किया, मेरी दादी ने अलग किया, तो उसके पास ऑप्शंस होते हैं। वो ऑब्जर्व कर लेता था कि भाई मेरे को यहाँ से इस तरीके से उस चीज को करना है। अब हमने ऑप्शन तो लिमिटेड कर दिए हैं। अब हमारे पास ये है कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करूंगी कि ग्रोथ माइंडसेट आपको डेवलप करना है घर में। और ग्रोथ माइंडसेट हमारा है नहीं या है, उस चीज के बारे में मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये होता है कि जब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इस बात को समझाऊंगी कि हमारा जो सर्वाइवल माइंडसेट है उससे हम बच्चे में बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स डाल देते हैं और वो अनइंटेंशनली डाल देते हैं, जो आगे जाके उसके जीवन में किसी भी चीज को अचीव करने के लिए रुकावट बनते हैं। अब इस चीज के लिए मैं एक उदाहरण लूंगी कि जैसे हमारे घर में छोटा बच्चा है, हम उसे खाना खिला रहे हैं और हम उसे क्या बोलते हैं कि मैं खा जाऊंगा अगर आप नहीं खाओगे तो। इसी तरीके से हम उसे, हमारा इंटेंशन क्लियर है, हम चाहते हैं कि वो अच्छे से खाना खाए, प्रॉपर भरपेट खाना खाए, लेकिन इस चीज में आपने उसको स्कार्सिटी माइंडसेट दिखा दिया है। आपने ये दिखा दिया कि खाना लिमिटेड है, खाना बहुत कम है और अगर आप नहीं खाओगे तो मैं खा जाऊंगा। अब देखिए, आप ये चीज आपने ब्रेन को दे दी है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, आपके लिए वेट नहीं करेंगे, तो वो एंजाइटी जो है चीजों की बढ़ती है। आप उन्हें दिल खोल के बोलिए कि बहुत खाना रखा है, कोई भी खा जाए आपको तो मिलेगा। आप खाना खिलाने का कोई और तरीका ढूंढिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तो इससे क्या होगा, बच्चे को लगेगा कि भाई जीवन में अवसर बहुत है, सबके लिए समान चीजें अवेलेबल है, बस आपको मेहनत करनी है, आपको मिलेगा। इस तरीके से आप ग्रोथ माइंडसेट वाली बातें करिए, ना कि आप सर्वाइवल माइंडसेट वाली बातें करिए। उस चीज से एक बच्चे में जो विजन है, वो जब हम बोलते हैं कि दूर से देखने से चीजें बड़ी दिखती हैं, ज्यादा दिखती हैं, तो वो एक विजन उसका जो है वो क्लियर होता है। बहुत ही अच्छा मैम आपने इस चीज को बताया, क्योंकि हमारी इन जनरल लाइफ में इस तरीके के प्रोस्पेक्टिव से हम चीजों को नहीं सोचते हैं। हम तो जनरली जो हमारे दिमाग हमें अलाउ करता है या थॉट देता है, हम वही बच्चे के सामने परोस देते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या बच्चे के दिमाग में डालना चाहिए और क्या नहीं डालना चाहिए। बहुत ही कमाल तरीके से मैम आपने इसको इलाबरेट किया। मैं एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए रुकता हूँ, म्यूजिकल ब्रेक के उस पार लौट कर आऊंगा और ढेर सारी बातें और भी हम गुंजन झाझरिया मैम से करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि किस तरीके से पेरेंटिंग सिस्टम को और अच्छा किया जाना चाहिए। आप सभी का फिर से स्वागत है और मेरे साथ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कदम बदलाव की ओर, जिसमें मैं गुंजन झाझरिया जी से बात कर रहा हूं और पेरेंटिंग और बच्चों के जो शुरुआती दौर है, बच्चों की शिक्षा का और उनके विकास का, उस मुद्दे पे हम बातचीत कर रहे हैं। मैम, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि छोटे बच्चे जो खास 2 से 5 साल 6 साल के बीच के हों, उन बच्चों के माता पिता अभिभावक जो हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं, किन बिंदुओं पे खासकर ध्यान दें? जी, तो इस बारे में मैं ये कहूंगी कि सबसे ज्यादा उनको जो खास ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि आप उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कीजिए। डायरेक्ट जो आप उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो जो एक्सपेक्टेशंस आप उनसे रखते हैं वो आप डायरेक्टली उनको कन्वे कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं अगर मेरा बच्चा है तो मैं उसे बोलूंगी कि मैं नहीं चाहती हूँ आप ये काम करो। जैसे आजकल ठंड बढ़ रही है और हर पेरेंट्स का इशू रहता है कि बच्चे पहनते नहीं है, कैप नहीं पहनते हैं। तो ये उदाहरण है कि अगर बच्चा कैप नहीं पहन रहा है तो आप उन्हें सीधा सीधा बोलिए कि बिकॉज ये बहुत ज्यादा सर्दी है, मुझे डर है। आप अपने डर बताइए अपने बच्चे को। आप बताएंगे तो उसे पता चलेगा कि मेरे माँ बाप भी डरते हैं और उनमें भी कमियां हैं, फेलियर्स, डर, जो भी आपके जो भी फीलिंग्स हैं आप उनके साथ खुल के बताइए। आप उन्हें डराइए नहीं कि नहीं मैं आप नहीं पहनोगे तो मैं चाटा मार दूंगी, या मैं उस चीज से आप ये सोचिए कि थोड़ी देर के लिए वो पहन लेगा, लेकिन लॉजिक्स पे बात नहीं करी। प्लस आपने एक सेंटेंस, हमारी एक नेचर होता है, बहुत ही कॉमन नेचर है कि हम जोड़ देते हैं कि ये मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है। ये आपको सेंटेंस नहीं बोलना है। आप तुम खाते नहीं हो, तुम पहनते नहीं हो, इस तरीके से नहीं बोल के जितना हो सके पॉजिटिव बात करिए कि बेटा मैं चाहती हूँ कि आप खाओ और खाने के ये फायदे हैं। ठीक है, आप उनको एक तो लेबल नहीं कीजिए, उनको जज नहीं कीजिए, और एक उनसे पॉजिटिव बात कीजिए, ग्रोथ माइंडसेट के साथ बात कीजिए। और अपने जो बात है, जो आप उनको बोल रहे हैं, जो आपके एक्शंस हैं,
उनको बिल्कुल नोटिस करते रहिए, क्योंकि परफेक्ट पेरेंटिंग तो नहीं हो सकती है हमसे, लेकिन हम उसमें सुधार ला सकते हैं और 80% 90% तक सुधार ला सकते हैं अगर हम वॉच करें कि हम किस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं और क्या हमारा बिहेवियर पैटर्न उनके सामने है। बहुत ही कमाल। पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव बातें करना बेहद जरूरी है, आपने जैसा कि बताया। म्यूजिकल ब्रेक के लिए मैं रुकता हूं और ब्रेक के उस पार लौट के आऊंगा। म्यूजिकल ब्रेक के उस पार आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप है और आप सुन रहे हैं एक कदम बदलाव की ओर। मैम, एक सवाल मेरा ये है कि स्कूल्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे की जिंदगी में, क्योंकि अभिभावकों के साथ जितना समय बिता रहा है उतना ही समय स्कूल में भी बिताता है। 7-8 घंटे का जो भी समय स्कूल्स का होता है वहाँ पे रहता है। तो एक स्कूल जो है वो कैसे सोशल इमोशन स्किल्स को स्कूल क्या से जोड़ सकते हैं? हाँ, देखिए, मैं इस बिंदु पे ये कहना चाहती हूँ कि एक तो सबसे जरूरी जो एस्पेक्ट है स्कूल जो फॉलो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि किसी भी बच्चे का जब आप रिजल्ट या एग्जाम का जो असेसमेंट है उसको जब आप देखते हैं तो आप उसको बताते हैं कि भाई आपकी रैंक 1 है, आपकी 2 है, आपकी 3 है। दैट इज फाइन, वो एक प्रोसेस है, उसको हम अभी चेंज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न पे हमारी शिक्षा है, लेकिन आप साथ के साथ बच्चों की जो ग्रोथ है, जैसे कि हम चुनाव में देखते हैं कि लास्ट ईयर हमारी पार्टीज बोलती हैं लास्ट ईयर हमारी इतनी सीट थी, इस बार हमारी इतनी आ गई हैं, तो मतलब हमने ग्रोथ करी है। तो मैं चाहती हूँ कि विद्यालय उस ग्रोथ एस्पेक्ट पे बात करें कि किसी एक बच्चे के अगर 100 में से 10 नंबर आए, भले ही 10% आए, अगली बार अगर वो बच्चा 11 नंबर लेकर आ रहा है तो मतलब बच्चे ने कंसिस्टेंसी दिखाई है, उसके साथ साथ मेहनत करके उसने इम्प्रूव किया है। तो आप उसको उस चीज के लिए दें, उसका जो भी पुरस्कार है, जो भी आपके रिवॉर्ड सिस्टम है, तो आप उस चीज को माने कि बच्चे ने मेहनत करी है, कंसिस्टेंसी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो स्कूल कर सकते हैं। और साथ के साथ स्कूल को फेलियर्स के बारे में बताना, बच्चों को ये रियल टाइम इवेंट्स करना कि कैसे फेल होना होता है, उसके भी बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं। गेम्स के थ्रू आप उनको बता सकते हैं, या जैसे भी कि कोई अगर बच्चा है जिसने बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स में खेला है, भले ही वो नहीं जीता हो, तो आपको उसको अपलॉड करना है, उसको बुलाना है आगे और बताना है कि आपकी टेक्निक्स बहुत अच्छे थे, आपने बहुत अच्छी चीजें यूज करी हैं और आप नेक्स्ट टाइम हम चाहते हैं कि आप जीतें। तो वो इस तरीके का जो विश्वास है प्रोसेस के लिए, हमारी रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट है कि हम प्रोसेस भूल जाते हैं और बोलते हैं बड़े लोग जो हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, वो ये कहते हैं कि भाई रास्ते से प्यार करो, सफर से प्यार करो। तो वो सफर जो है, जो प्रोसेस है, प्रोसेस को प्यार करने वाला सिस्टम आपको अपने स्कूल में बनाना चाहिए। बहुत ही कमाल मैम। और जाते जाते हमारे जो लिसनर्स हैं उनको आप क्या खास संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो नहीं कहूंगी, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो अभिभावक हैं जो ये सोचते हैं कि 2 से 6 साल का बच्चा है तो ध्यान देने की इतनी जरूरत नहीं है, तो भले ही वो माता पिता हैं या दादा दादी के पास उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं यही कहूंगी कि जो बड़ी, हम जब 8th 9th क्लास में आता है उसके बाद हम सोचते हैं बच्चे को कौन सी स्कूल में डलवाना चाहिए या कौन सी प्रोफेशन में हमें उसे भेजना है। उससे पहले मैं यही कहूंगी कि ये जो ईयर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं कि आपका बच्चा अपनी, अगर वो सफल भी है जिंदगी में, तो अपनी सफलता को किस तरीके से ले रहा है, वो इन्हीं 2 to 6 ईयर्स के जो एक ब्रैकेट है उसी में ही उसका जो ब्रेन का, सबकॉन्शियस माइंड का थॉट प्रोसेस है वो सेट होता है। तो प्लीज इन ईयर्स को आप लाइटली ना लें। बहुत ही कमाल मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया और इतने वैल्यूएबल थॉट्स और आइडियाज जो हैं पेरेंटिंग सिस्टम को लेकर, बच्चों को लेकर, आपने हमारे श्रोताओं के साथ में शेयर करी। जी, थैंक यू सो मच। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।